रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। मेरे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने अपनी एक कहानी की फरमाइश मुझसे की थी, लेकिन अफसोस आज के दिन भी मैं उस कहानी को सुना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन मैं जब कहानी पर रिसर्च कर रहा था तो मेरी नज़र एक ऐसी घटना में पड़ी जिसको अगर आप लोग सुनेंगे तो आपका कलेजा कांप जाएगा। और दोस्तों, आज की घटना एक ऐसी घटना है कि अदालत के अंदर एक 36 वर्षीय बेटा कटघरे में खड़ा हुआ है, दूसरी साइड में उसकी माँ खड़ी हुई है। वकील अदालत में केस लड़ रहे हैं और उसके बाद में जज साहब वकीलों की सुनते हैं, उस माँ की सुनते हैं, उस बेटे की सुनते हैं, और उसके बाद में जब फैसला सुनाते हैं तो जज साहब फैसला सुनाते हैं कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो कटघरे में 36 साल का बेटा खड़ा हुआ है, इस बेटे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। साथ के साथ इसके ऊपर 51,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। जब माँ सुनती है कि बेटे को गंभीर धाराओं में धारा 506 और धारा 376 के अंतर्गत इस तरीके की सज़ा सुनाई गई है, तो जो माँ होती है वो जज साहब से कहती है कि जज साहब, अगर इस बेटे के लिए कुछ और भी बड़ी सज़ा हो तो उस सज़ा का प्रावधान कीजिए, क्योंकि ये जो बेटा है ये बेटा नहीं है बल्कि एक दरिंदा है। अब जब ये खबर लोगों को पता चलती है तो लोग भी इस खबर पे खुश होते हैं, अदालत के इस फैसले को सैल्यूट करते हैं। लेकिन अदालत के अंदर एक बेटे को सज़ा हो रही है और माँ कह रही है कि इससे बड़ी भी अगर कोई सज़ा हो तो इसको मिलनी चाहिए। और लोग अगर इस घटना को सुन रहे हैं तो लोग भी बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, इससे भी बड़ी अगर सज़ा इस व्यक्ति को मिल सकती थी तो मिलना चाहिए थी। आखिर क्यों ऐसा इस बेटे के लिए लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा इस बेटे के लिए इसकी 60 साल की माँ बातें कर रही है, जबकि माँ इसकी विधवा है, 36 साल का बेटा है, शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, फिर भी उसके बाद में ये अपने बेटे के लिए इस तरीके की सज़ा की मांग कर रही है। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, क्या इस जुर्म इस बेटे का था, सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, आज की घटना की बात करें तो आज की घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक शहर लगता है, काफ़ी ज़्यादा जाना माना शहर है। इस शहर का नाम है बुलंदशहर, और इसी बुलंदशहर के अंतर्गत एक गांव आता है। उस गांव का नाम मैं थोड़ा छुपा के रखूँगा ताकि किसी की प्राइवेसी भी थोड़ी बनी रहे, लेकिन जो मुजरिम है उस मुजरिम का नाम भी मैं आप लोग को बताऊँगा। और आज की कहानी में आवाज़ को लेकर थोड़ा इशू रहेगा, तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि सर्दी हो गई है। बाइक चलाई थी कल के दिन, मैंने आप लोग को बताया था, जिसकी वजह से सर्दी हो गई। उत्तर भारत के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है अचानक से, तो सर्दी हो गई है। सर्दी की वजह से ज़ुकाम हुआ है, और ज़ुकाम की वजह से जो आवाज़ है ये आप लोग को दिखाई पड़ेगी, ऐसी आ रही है। तो इसी बुलंदशहर के इस गाँव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार के अंदर एक महिला है जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल के आसपास है। इसका पति है और इसके 3 बेटे हैं। पहला बेटा जो बड़ा है, जिसकी उम्र 36 साल के आसपास है, इसका नाम आबिद है। दूसरा बेटा यूसुफ है और तीसरा बेटा जावेद है। 3 बेटे हैं। जो परिवार है ये खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। सारी ही चीज़ें बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो पति और पत्नी थे ये भी बेहद ज़्यादा खुश थे। आबिद की शादी कर दी जाती है, चूँकि आबिद शादी के लायक हो जाता है। उसके लिए परिवार वाले आबिद के लिए एक बढ़िया लड़की ढूंढते हैं। लड़की ढूंढने के बाद में उसकी शादी करा देते हैं। आबिद अब अपनी पत्नी के साथ में अलग रहने लगा था, और यूसुफ और जावेद ये दोनों शामिल में रहा करते थे। दोनों की शादी नहीं हुई थी। लेकिन इसी दौरान आबिद की जो माँ होती है और इसके जो पिता होते हैं, इन दोनों के ऊपर एक कुदरत का कहर कहें या फिर यूँ कहें कि इनके परिवार पर गमों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि ये जो महिला थी, इसके जो पति थे, अचानक से इनकी मौत हो जाती है। जब पति की अचानक से इस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत आ जाती है, तो अब जो पत्नी थी ये अकेली हो चुकी थी। 2 बेटे यूसुफ और जावेद थे, एक बेटा आबिद था 36 साल का। ये सारा ही परिवार इस समय शामिल में था। घर के अंदर कुछ मवेशी वगैरह थे, यानी पालतू जानवर थे, जिनसे दूध निकाल कर ये परिवार बेचा करता था। उसके बाद में एक तारीख आती है, 16 जनवरी साल 2023। 16 जनवरी साल 2023 को आबिद अपनी माँ को अपने साथ लेता है और खेत पर चारा लेने के लिए चला जाता है। आबिद खेत पर चारा लेने के लिए जाता है, क्योंकि अमूमन जाया ही करता था। और खेत पर जाने के बाद में जब उसकी माँ चारा काट रही होती है, आबिद पीछे से पहुँचता है और अपनी माँ को कसकर बाहों में पकड़ लेता है। माँ विरोध करती है, लेकिन आबिद जो था शायद उसके ऊपर शैतान सवार था। 36 साल का आबिद अपनी माँ को ज़ोर से पकड़ लेता है। उसी घास के खेत में ये अपनी माँ को गिरा लेता है। गिराने के बाद में चरी के अंदर ही
अपनी माँ के साथ में मुँह काला करता है, उसका रेप करता है। ज़रा सोचिए कि एक बेटा जिसकी उम्र 36 साल है और वो बेटा शादीशुदा भी है और वो अपनी ही 60 साल की माँ के ऊपर नियत बिगाड़ जाता है और खेत के अंदर अपनी ही 60 साल की माँ के साथ में रेप करता है। माँ रोती रहती है, दुहाई देती रहती है, अपने रिश्ते का वास्ता देती रहती है, लेकिन आबिद होता है, वो कहता है कि माँ तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें मेरे घर रहना पड़ेगा, मेरी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा और तुम मेरे घर में रहो क्योंकि अब पिताजी की भी मौत हो चुकी है और तुम मेरे घर में रहोगी तो मैं तुम्हें पत्नी बना कर रखूँगा। इस तरीके से जो आबिद है अपनी माँ से अल्फाज बोलता है। माँ कहती है कि देख आबिद, तू जिस रास्ते पर जा रहा है ये रास्ता गलत है, लेकिन आबिद अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी जो ज़रूरतें हैं ये भी पूरी होती रहेगी और वैसे भी इतनी बड़ी जवानी है अभी, तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, तो मेरे साथ रहोगी तो पति बन के तुम्हारा रहूँगा, तुम मेरी पत्नी की तरह रहोगी, जब भी तुम्हें शारीरिक ज़रूरत रहेगी मैं तुम्हारी पूरी करा करूँगा। आबिद की माँ विरोध करती है, लेकिन आबिद एक बार भी नहीं सुनता है, बल्कि कई बार उसी खेत के अंदर अपनी माँ के साथ में दुष्कर्म करता है, मुँह काला करता है। आबिद अपनी माँ के साथ में दुष्कर्म करने के बाद में अपनी माँ को धमकाता है और धमकाने के बाद में कहता है कि देखो, अगर तुमने इस बारे में किसी से भी बताने की कोशिश की या फिर तुमने दोनों भाइयों में से किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। 16 जनवरी वाले दिन की ये बात है और दोस्तों उसके बाद में आबिद जो था लगातार अपनी माँ को टॉर्चर करता रहता है, लगातार उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने की जिद करता है, क्योंकि आबिद के पास में मौका ये था कि आबिद की माँ आबिद के साथ खेत पर चारा लेने के लिए जाती थी और आबिद जब खेत पर चारा लेने के लिए अपनी माँ के साथ जाया करता था तो उसके पास कोई ऐसा बहाना भी नहीं था कि वो माँ को कहीं लेके जाए, या फिर ये भी डर नहीं था कि जो पत्नी है वो देख लेगी, या फिर ये भी डर नहीं था कि दोनों भाई देख लेंगे, क्योंकि अबूबल खेत के अंदर जाता, अपनी माँ के साथ में रेप करता और इसी तरीके से ही अपनी माँ को डराता धमकाता रहता। माँ जो थी बेचारी डर के मारे कुछ कहती नहीं है, लेकिन जब वो देखते हैं कि आबिद का ये जो घिनौना रूप है लगातार बढ़ता चला जा रहा है और शायद ये जो चीज़ें थी आगे चलकर उसे ज़िंदगी में और ज़्यादा परेशान करेगी, पहले तो वो सोचती है कि उसे डरा देगी, आबिद को समझा देगी, लेकिन आबिद जो था वो मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद में ये जो महिला थी 21 जनवरी साल 2023 को अपने दोनों बेटों यानी यूसुफ और जावेद को बताती है कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है आबिद, उसने खेत के अंदर मेरे साथ में दुष्कर्म किया है, मेरे साथ में रेप किया है और उसने मुझसे कहा है कि मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें पति का प्यार दूंगा और तुम्हें भी कभी पति की कमी महसूस नहीं होगी। जैसे ही ये बात छोटे भाई यूसुफ और जावेद सुनते हैं तो उनके तो पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल आबिद बड़ा भाई था जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो परिवार को बांध के चले, परिवार को लेके चले, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो शादीशुदा था। ऐसा भी नहीं है कि वो बहक गया, शादीशुदा था। शादीशुदा इंसान को इतनी नीड्स रहती नहीं है क्योंकि उसकी ऑलरेडी पत्नी होती है, अगर उसे शारीरिक नीड्स वगैरह रहेगी तो वो अपनी पत्नी से फुलफिल करेगा। लेकिन यहाँ पर आबिद ने अपनी 60 साल की माँ के साथ में मुँह काला किया था। ये बातें सुनते ही यूसुफ और जावेद का खून खौल जाता है, लेकिन यूसुफ और जावेद की माँ उनको समझाती है कि आबिद से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करोगे और उल्टा मुझे को ही ये लोग दोषी बना देंगे, लिहाजा आबिद के खिलाफ हम लोग पुलिस में चलते हैं। यूसुफ जावेद अपनी माँ को लेकर 21 जनवरी साल 2023 को थाने में पहुँचते हैं और थाने में पहुँचने के बाद में इस आबिद के खिलाफ पुलिस वालों के सामने पूरी बात बताई जाती है। पुलिस वाले जब आबिद की ये करतूत के बारे में सुनते हैं तो बड़ा दंग रह जाते हैं। उसके बाद में आबिद के ऊपर धारा 376 यानी बलात्कार और उसके बाद में 506 यानी आपराधिक धमकी, इसके तहत मामला दर्ज किया जाता है। 22 जनवरी साल 2023 को आबिद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में आबिद से पूछताछ भी की जाती है, लेकिन उस समय आबिद पुलिस को गोलमोल घुमाने की कोशिश करता है। सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, पुलिस अपनी छानबीन जारी रखती है और 25 सितंबर साल 2024 तक ये जो मामला था कोर्ट के अंदर पहुंचता है, क्योंकि ये जो पूरा मामला था 22 जनवरी को इसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद में 16 जनवरी के पास का ये मामला था। 21 जनवरी को रिपोर्ट लिखाई गई थी, 22 जनवरी को गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट से ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया। और दोस्तों बड़ी हैरानी की बात यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को बहुत ही तेज़ी के साथ में निपटाया गया। 20 महीनों के अंदर इस पूरे केस के ऊपर फैसला सुनाया गया। 25 सितंबर साल 2024 को ये फैसला आया। जो सरकारी वकील होते हैं विजय शर्मा, उन्होंने इस आबिद के खिलाफ केस लड़ा था और उसके बाद में कोर्ट जब सारे सबूतों को देखता है, सारे गवाहों को देखता है, आबिद के ऊपर जब जुर्म तय हो जाते हैं तो उसके बाद में कोर्ट आबिद को उम्र कैद की सज़ा सुनाता है और साथ के साथ इसके ऊपर 51,000 रुपये का बड़ा जुर्माना भी लगाता है।
जब आबिद को इस तरीके की सज़ा मिलती है तो जो उसकी माँ थी उसे बिल्कुल भी गिल्टी नहीं होती है, बल्कि माँ कहती है कि इस आबिद को अगर कोई बड़ी सज़ा हो साहब तो वो दे दो, क्योंकि इसने अपनी माँ के साथ में, इसने अपने दूध जिसने उसे पिलाया, जिसने उसे अपने 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसके ही साथ में इसने रेप किया है। लिहाजा जब ये खबर लोगों तक पहुंचती है तो लोग भी बड़ा हैरान होते हैं। और दोस्तों मैं बड़ा हैरान होता हूँ, बड़ा परेशान होता हूँ जब मैं आप लोग को इस तरीके के केसेस सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को बहुत सारे ऐसे केसेस सुनाए हैं जिन केसेस के अंदर वो औलाद, जिस औलाद को उसकी माँ ने अपनी कोख के अंदर 9 महीने रखा और उसी औलाद ने जिस जगह से वो आया उसी जगह पर उसने मुंह काला किया। ज़रा सोचिए दोस्तों, कितनी शर्म की बात है कि ये औलाद अपनी माँ के साथ में इस तरीके का घिनौना काम करती है। एक और कहानी मैंने आप लोग को सुनाई थी, वो कहानी बिहार की थी। उसमें एक हुसैन अंसारी नाम का एक लड़का था और उस हुसैन अंसारी ने पहले अपनी दोनों बहनों के साथ में रेप किया और उसके बाद में जब उसकी माँ आई तो उसने माँ के साथ में भी रेप किया। लेकिन वहाँ पर वो जो माँ थी उसने अपने बेटे हुसैन अंसारी को लिया और उसके बाद में वो उसे पुलिस थाने तक मारते हुए लेके गई थी। और आज ही के दिन की एक और घटना है, और उस घटना में जो महिला है पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने में जाने के बाद में रिपोर्ट लिखाती है कि उसकी बड़ी बेटी ने कुछ महीने पहले सुसाइड कर लिया था और छोटी बेटी ने आज फिनाइल पी लिया। जब माँ ने ये जानने की कोशिश की कि बड़ी बेटी ने सुसाइड क्यों किया था और छोटी बेटी ने जो है फिनाइल पीने की क्या उसको लगी, तो पता चला कि जो बड़ी वाली बेटी है उसके साथ में उसका पिता हैवानियत कर रहा है। छोटी वाली जो बेटी है उसको भी गर्भवती उसने कर दिया और इसके बाद में छोटी वाली बेटी ने अपनी जान देने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि ये जो पिता था ये सौतेला पिता था, लेकिन कितना भी सौतेला पिता था वो अपनी दोनों बच्चियों के साथ में और अपनी नातिन के साथ में भी मुंह काला करता है। दोस्तों इस तरीके के केसेस जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार जो क्राइम है ये इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। लोग ये नहीं जानते हैं कि वो गलत काम करेंगे तो उसके बाद पकड़े भी जाएंगे। जिस तरीके से वो छुपाने की कोशिश करते हैं क्या ये छुप पाएगा? आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कम से कम 40 से 50 साल के बाद भी खुले हैं। तो आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आबिद जो 36 साल का था जिसने अपनी 60 साल की माँ के साथ में रेप किया था, उस आबिद को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए? उसको उम्र कैद की सज़ा मिली कि आप इस बात से सहमत हैं, या फिर उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स है, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें देव कुमार जी हैं, लिखते हैं टू गुड ब्रदर, तो देव कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज है, लिखते हैं भाई जी गरीबी का जो दोष है ये अपने देश में बहुत ही बुरा है, तो भाई मोहम्मद रियाज जी आपका शुक्रिया। प्यारे लाल है, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, उस महिला की तारीफ़ करना चाहिए, उसने उस दरिंदगी को सहकर भी हिम्मत नहीं हारी, कहानी अच्छी लगी। तो प्यारे लाल दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शील निधि है, लिखते हैं कहानी अच्छी लगी, नई क्राइम स्टोरी है, शील निधि शर्मा। तो शील निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दी बैरिस्टर हैं, लिखते हैं बहुत ही दर्द भरी कहानी थी, दी बैरिस्टर जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में गर्ल वू हु करके हैं, लिखते हैं इट्स सैड्स भैया पार्वती यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ट्रू लव इज़, Nowadays it's hard to find that kind of love. Thanks for sharing this भैया। तो गर्ल वू हु आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। उसके बाद आमिर गुज्जर हैं, लिखते हैं मोहम्मद आमिर गुज्जर फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान से कहानी सुनते हैं, भैया आपका बहुत शुक्रिया। आमिर गुज्जर आगे लिखते हैं वेरी सैड स्टोरी मलिक साहब, तो भैया आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में कौशल ठाकुर हैं, लिखते हैं भाई स्टोरी को शॉर्ट और टू दी पॉइंट बताना। तो कल की वाली स्टोरी तो बहुत ज़्यादा छोटी थी, आई थिंक आप लोगों ने उससे पहले वाली स्टोरी सुनी होंगी तो 20 मिनट 25 मिनट की रहती है। तो इस समय मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए स्टोरी थोड़ी शॉर्ट आ रही है, लेकिन आप लोगों को मेरे चैनल पर स्टोरी लंबी ही मिलेगी, शॉर्ट में नहीं मिलेगी। शील निधि है, लिखते हैं शाबिज भाई मेरी पोती अनबी शर्मा का 16 नवंबर को बर्थडे है, आप बर्थडे की बधाई देंगे तो परिवार के लोग खुशी मनाएंगे। तो शील निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया और आपकी जो पोती हैं जिनका नाम अनबी शर्मा है उनका नाम भी आपने शेयर किया। तो 16 नवंबर को उनका जन्मदिन है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, अपने व्यूवर्स की तरफ से कि अनबी बेटा आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो और आप ऐसे ही हंसती खेलती रहें सारी ज़िंदगी। गहराज है, लिखते हैं मलिक भाई मैंने 750 किलोमीटर बाइक सिंगल स्ट्रेच में चलाया है, आई लव बाइक राइडिंग। तो गहराज जी आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने शेयर किया ये सब कुछ। मैंने भी लगभग 450 किलोमीटर का सफ़र एक साइड से बिना रुके तय किया है, लेकिन उस समय सब कुछ ठीक था, लेकिन अब ऑपरेशन हो गया है तो इंजेक्शन जब से लग जाता है तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है।
तन्वी हैं, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, लिखती हैं आपकी कोई भी कहानी लाओ, मुझे सुनना अच्छा लगता है। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरी दुआ है कि आपकी मम्मी हमेशा ठीक रहें। तो वालेकुम सलाम तन्वी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अनिल कुमार है, लिखते हैं अमेरिका से कहानी सुनता हूँ, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं भैया, शुक्रिया। बागपत से सुनते हैं हमारे लईक अब्बास जी, गुलिस्तानाज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बागपत में मायाकांड है, उसकी कहानी सुनाइए। तो मायाकांड के बारे में मैं रिसर्च करूंगा। 2 कहानी हो गई हैं, एक आपकी है, एक हमारे और प्यारे व्यूवर्स हैं, वो लव स्टोरी सुनना चाहते हैं, कोलकाता की कोई लव स्टोरी है उसके बारे में मैं रिसर्च करूंगा। उत्तम लाल है, लिखते हैं मलिक भाई साहब नमस्कार, मैं आपकी कहानी बगैर सुने सोता नहीं हूँ। उत्तम लाल, ज़िला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। तो उत्तम लाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश शर्मा है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, सऊदी अरब वाले कम दरिंदे हैं, उनसे ज़्यादा बड़ा दरिंदा वो है जिसने पार्वती को उन दरिंदों के हवाले किया। उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि ऐसे एजेंटों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती, उन्हें सज़ा नहीं मिलती। भगवान पार्वती का भला करे। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शावेज भाई, पार्वती ने बहुत जुल्म सहा फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनील त्यागी है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से। तो भाई आपका पति पत्नी का बहुत शुक्रिया, नमस्कार। उसके बाद में डेंजर वो करके आईडी है, लिखते हैं भैया जी मैंने सोचा आज आप अभिजीत रॉय की कोलकाता की कहानी सुनाएंगे, प्लीज़ कहीं से भी उस कहानी को सुनाइए। तो अभिजीत रॉय मैंने अपनी लिस्ट में लिख लिया है और इस कहानी के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो एक दिन में कोई भी कहानी तैयार नहीं होती, उस पर रिसर्च करने में समय लगता है। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, अक्सर औरतों को घर से काम के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद में ये जो शेख लोग हैं हवस पूरी करते हैं, हालांकि सब शेख एक से नहीं होते। तो भाई दुनिया में अगर देखें तो सारे ही इंसान एक से नहीं होते, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, कुछ जालिम होते हैं, कुछ कातिल होते हैं, कुछ रेपिस्ट होते हैं और कुछ अच्छे स्वभाव के व्यक्ति भी होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और आज की कहानी में आप लोगों ने देखा कि सारी ही मर्यादाएं टूट गईं, सारी ही सीमाएं लांघ गया आबिद और उसने अपनी माँ के साथ में रेप किया। दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।